हेलो एवरीवन। हम क्लास 9th का चैप्टर ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे। तो आज हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं केपलर लॉ, थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में। केपलर लॉ वैसे आपके सिलेबस में इतना नहीं है, लेकिन इसके 3 लॉ है जिनकी डेफिनेशन आपको पढ़नी पड़ेगी, वो आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। फर्स्ट लॉ क्या है? केपलर लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो इसमें क्या बताया है, जो प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड रोटेट करते हैं, तो वो किस शेप में रोटेट करेंगे? ओवल शेप में। जैसे ये हमारा सन है और इसके अराउंड जो प्लैनेट रोटेट करते हैं वो ओवल शेप में या एलिप्टिकल शेप में रोटेट करते हैं। तो फर्स्ट लॉ में सिर्फ आपको यही बताना है। सेकंड लॉ क्या है? केपलर लॉ ऑफ एरिया। As a planet move in its orbit, the imaginary line between the planet and the sun sweep out equal area in equal interval. इसमें क्या है, जैसे ये हमारा सन है, इसके अराउंड क्या कर रहे हैं? प्लैनेट मूव कर रहे हैं। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये क्या है? हमारी अर्थ है। इसको यहाँ से यहाँ आने में 6 मंथ में ये यहाँ से यहाँ आया, तो इसको इतना एरिया इसने कवर किया 6 मंथ में। ये अगर यहाँ पे है हमारी अर्थ और ये यहाँ से यहाँ जा रही है, तो जितना एरिया यहाँ पे ये कवर कर रही है उतना ही एरिया ये यहाँ पे कवर करेगी। मतलब इक्वल इंटरवल में, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगी हमारे प्लैनेट अगर सन के अराउंड मूव करेंगे। सेकंड लॉ में यही है कि चाहे वो यहाँ से यहाँ जा रही है, तो जो एरिया होगा इनके बीच का वो क्या होगा? सेम होगा। इसमें हमें यही बताना है सेकंड लॉ में, केपलर लॉ ऑफ एरिया। थर्ड क्या है? केपलर लॉ ऑफ पीरियड। इसमें क्या है? द टाइम ए प्लैनेट टेक टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। कि एक प्लैनेट है जो रोटेट करता है सन के अराउंड, तो एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है वो किसके रिलेटेड होगा? डिस्टेंस फ्रॉम द सन के रिलेटेड होगा। इसमें जो स्केयर ऑफ द टाइम है वो प्रोपोर्शनल किसके होगा? क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस। टी स्केयर किसके प्रोपोर्शनल होगा? आर क्यूब के। ये आपको बस इनके डेफिनेशन याद करनी है केपलर लॉ में। अब हम थ्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। थ्रस्ट क्या होता है? तो थ्रस्ट क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर परपेंडिकुलरली कोई भी फोर्स लग रहा है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। जैसे ये क्या है? हमारी अर्थ है, इसकी तरफ इसके ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन से। ये क्या है? इसके परपेंडिकुलर है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? थ्रस्ट बोलेंगे। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। जैसे ये हमारा बैलून है, अगर ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है। लेकिन अगर वो उड़ रहा है तो उस पर कौन सा फोर्स एक्ट करता है? थ्रस्ट एक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है? हमारा प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर किसके इक्वल होता है? F/A। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज इक्वल्ड प्रेशर। इसकी एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी है, विच इज़ पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल आप याद रखिएगा। आगे क्या है? एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है, हम वो सोल्व करेंगे। जैसे द मास ऑफ ए ब्रिक इज 2.5 kg। एक ईंट दे रखी है, उसका मास कितना दे रखा है? 2.5 kg। एंड उसकी डायमेंशन दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? प्रेशर उस पर जितना एक्सर्ट होगा जब हम उसको प्लेस करेंगे ऑन द ग्राउंड विद डिफरेंट फेसेस, तो हमें उसका प्रेशर निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? फोर्स निकालेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है?
मास इंटू ग्रेविटी है, और ग्रेविटी कितनी लेती है हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा 25 न्यूटन, ये हमारा फोर्स आ गया। लेकिन लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें अलग अलग दे रखी है, तो हम एरिया क्या निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे तीनों से। सो एरिया कैसे निकालते हैं हम, लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो ये क्या है, हमारी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर क्या है हमारी ब्रेड्थ है, और 5 सेंटीमीटर क्या है हमारी हाइट है। ये सेंटीमीटर में है, पहले हमें मीटर में चेंज करेंगे, तो 20 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करते हैं हम, तो कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, और 5 सेंटीमीटर क्या आएगा, 0.05 मीटर। अब हम तीनों का एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो पहले हमें एक बार लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये वाले लेनी है, 0.2 इंटू 0.1। अगली बार हम 0.1 इंटू 0.05 लेंगे, ब्रेड्थ इंटू हाइट, और नेक्स्ट में हम लेंगे हाइट इंटू लेंथ। सो ऐसे निकालेंगे हम। सो हम निकाल लेते हैं, पहले फर्स्ट एरिया निकालेंगे हम, क्या आएगा, 0.2 इंटू 0.1, तो कितना आएगा हमारा एरिया, 0.02। अब हम A2 निकाल लेंगे, 0.1 इंटू हाइट कितनी है, 0.05, कितना आ जाएगा हमारा, 0.005 मीटर स्क्वायर। अब A3 निकाल लेंगे हम, A3 निकालेंगे तो 0.2 इंटू 0.05, तो हमारा एरिया कितना निकलाएगा, 0.01 मीटर स्क्वायर। सो हमने तीनों एरिया निकाल लिए हैं। अब हम प्रेशर आसानी से निकाल सकते हैं, हमारे पास फोर्स भी निकल गया है और एरिया भी निकल गया है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम 3 बार निकालना पड़ेगा हमें। एक बार हम फोर्स लेंगे 2.5, मतलब हमने ये सोल्व करके कितना निकाला था, 25 न्यूटन, और डिवाइड बाय एक बार ये एरिया लेंगे हम, एक बार फिर दोबारा निकालेंगे तो फोर्स 25 डिवाइड बाय ये एरिया लेंगे हम, फिर दोबारा फोर्स डिवाइड बाय ये वाला एरिया लेंगे हम। 3 बार हमें निकालना पड़ेगा प्रेशर। आप इसे सोल्व करके देखिएगा। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे हमने क्या पढ़ा था अभी, प्रेशर किसके इक्वल पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, और अगर एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आगे वाले क्वेश्चन में हमें यही कंसेप्ट लगाना है। क्या है, वाई डज ए शार्प नाइफ कट, शार्प नाइफ होता है वो ज़्यादा अच्छे से कट करता है किसी भी चीज़ को, किसके कंपैरिजन में, ब्लंट नाइफ। ब्लंट नाइफ मतलब जिसकी कोई धार नहीं है, जिसकी धार खत्म हो चुकी है। तो शार्प नाइफ क्या होगा, उसका एरिया कम होगा, और एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो आसानी से कोई भी चीज़ कट कर पाएंगे हम। लेकिन ब्लंट नाइफ में क्या हो जाता है, उसका एरिया क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे इजीली कट नहीं कर पाएंगे हम चीज़। तो हमें इसमें यही रीज़न देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई इज़ इट difficult to hold a school bag having a strap made up of thin and strong string। तो इसमें क्या है, जैसे हम स्कूल में बैग कैरी करते हैं तो इसकी स्ट्रैप अगर थिन है हमारे बैग की तो क्या होगा, एरिया कम है, एरिया कम होगा तो क्या होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा और हमें बोझ ज़्यादा फील होगा। लेकिन अगर प्रेशर ज़्यादा हो, मतलब एरिया हम ज़्यादा कर दें इन स्ट्रिप का, ये ज़्यादा मोटी ले लें, जो स्ट्रिप है वो ज़्यादा हमारी मोटी हो बैग की, तो क्या होगा, एरिया ज़्यादा हो जाएगा, जिससे प्रेशर कम लगेगा हम पे और हम आसानी से बैग को कैरी कर पाएंगे। तो ये रीज़न आपको इसमें देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
वाई डू नेल्स हैव शार्प एंड? जो नेल्स होती हैं हमारी, कील होती हैं, उनके एंड क्या होते हैं? शार्प होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे ये कील है, इनके एंड हम शार्प क्यों रखते हैं? क्योंकि इनमें एरिया है, कम है। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो हम इजीली इसको किसी भी वॉल पे अच्छे से लगा पाएंगे। तो ये इसका रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई डज कैमल हैव ब्रॉड फिट? जो कैमल होते हैं उनके पैर क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कैमल होते हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? रेगिस्तान में देखने को मिलते हैं, और रेगिस्तान में क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा सैंड होती है, जिसकी वजह से अगर उनके पैर की जो चौड़ाई है वो कम होगी तो उनके पैर क्या होंगे? सैंड में क्या होंगे? धंसते चले जाएंगे, जिसकी वजह से उनको चलना आसान नहीं होगा। इसलिए उनके पैर क्या होते हैं? चौड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? उनके पैर चौड़े होंगे तो क्या होगा? एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा, और एरिया इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से उनके पैर नीचे ज़मीन में नहीं धंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई डू योर फीट सिंक डीपर इनटू लूज एंड व्हेन स्टैंडिंग अपराइट बट व्हेन यू लाइंग डाउन यू डोंट सिंक एज मच? जैसे हम रेत पर चल रहे हैं तो क्या होता है? हमारे पैर ज़मीन में धंसते चले जाते हैं, लेकिन अगर हम ज़मीन पर लेट जाते हैं, फर्श मतलब सैंड पर लेटते हैं, तो हम नीचे की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पैर हैं उसका एरिया क्या होता है? कम होता है, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा लगाते हैं हम सैंड के ऊपर, और हमारा पैर नीचे की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर हम लेट जाएंगे तो एरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, और एरिया इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा, तो हम सैंड पर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा पाएंगे, जिसकी वजह से हम आसानी से वहाँ पर लेट जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिव रीज़न द रियर व्हील्स ऑफ ए ट्रैक्टर आर ब्रॉड। जो ट्रैक्टर होता है उसके जो व्हील होते हैं वो ब्रॉड क्यों होते हैं? क्योंकि इसका रीज़न क्या है? ये ट्रैक्टर है, इसके पीछे वाला व्हील क्या है? ब्रॉड है। तो ऐसा रीज़न क्यों होता है? क्योंकि जो ट्रैक्टर होता है उसे मिट्टी पर काम करना होता है, और अगर उसका एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, जिसकी वजह से वो मिट्टी के अंदर धंसेगा नहीं। तो यही इसका रीज़न है। तो इसका एरिया ज़्यादा इसलिए होता है ताकि प्रेशर कम लगे। सो दैट इज़ द रीज़न। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर इन फ्लूइड्स। प्रेशर इन फ्लूइड क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड। किसी भी लिक्विड के द्वारा अगर प्रेशर एक्सर्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसे बोलते हैं प्रेशर इन फ्लूइड या प्रेशर इन लिक्विड। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रेशर है गिवन डेप्थ पे क्या रहेगा? रिमेन सेम रहेगा, एंड इट डिपेंड ऑन द हाइट एंड डेप्थ ऑफ द लिक्विड। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ द कंटेनर। नेक्स्ट है बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स क्या होता है? जैसे हमारे पास एक बकेट है, हम उसमें जग वगैरह डालते हैं, तो वो जग क्या करता है? ऊपर की तरफ फ्लोट करता रहता है पानी के ऊपर। तो वो ऐसा क्यों करता है? वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है तो उसके ऊपर नीचे से एक बायोंट फोर्स एक्सर्ट होता है। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये पानी के ऊपर क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है, तो इसमें नीचे की तरफ से फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कौन सा होगा? बायोंट फोर्स। सो बायोंट फोर्स क्या होता है? इज़ द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट। अपवर्ड फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम उसको पार्शियली या पूरी तरह से इमर्ज करते हैं इन अ फ्लूइड। द अपवर्ड फोर्स को क्या बोलेंगे हम? अप थ्रस्ट। जो ये ऊपर की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं उसको हम या तो बायोंट फोर्स बोलेंगे या फिर अप थ्रस्ट बोलेंगे। ऊपर की तरफ लगा रहे हैं तो इसे हम अप थ्रस्ट भी बोल सकते हैं। ड्यू टू द बायोंट फोर्स ए बॉडी सबमर्ज पार्शियली और फुली इन ए फ्लूइड अपीयर टू लॉस इट्स वेट। बायोंट फोर्स के कारण क्या होती है? कोई भी बॉडी क्या होती है? पानी के अंदर मर्ज होती है पूरी तरह से या फुली या पार्शियली, और अपना वेट क्या कर देती है? लॉस कर देती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है? लाइटर हो जाती है। अब कौन कौन से फैक्टर है जो बायोंट फोर्स को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट फैक्टर है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड।
सो अ डेंसर फ्लूइड exert more buoyant force because it pushes hard against object submerged in. अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो अपने ऊपर किसी भी चीज़ को तैरा सकती है। तो जिस भी लिक्विड या अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो उसके ऊपर कोई भी चीज़ तैर सकती है, लेकिन अगर जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो पानी में क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट का क्या अफेक्ट होगा बायोंट फोर्स पे। तो अगर लार्जर ऑब्जेक्ट होगा तो उस पर क्या होगा, स्ट्रोंगर बायोंट फोर्स एक्सर्ट होगा एज दे डिस्प्लेस मोर फ्लूइड विच इंक्रीज द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम। जैसे इसको हम एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उसकी हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, तो मैं इसको आपको थोड़ी देर में करवाती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन में क्या है, ए बॉडी विल फ्लोट इन लिक्विड इफ इट डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। एक बॉडी कब फ्लोट करेगी लिक्विड के ऊपर, अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट की कम है तो वो क्या करेगा, पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है और लिक्विड की कम है तो वो क्या करेगा, पानी में सिंक हो जाएगा। सो फ्लोटिंग कब करेगा ऑब्जेक्ट, जब बायोंट फोर्स और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल होगा तो फ्लोट करेगा। और ऑब्जेक्ट सिंक कब हो जाएगा, तब बायोंट फोर्स कम है और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज़्यादा है। और सस्पेंडेड कब रहेगा, जब बायोंट फोर्स और वेट दोनों इक्वल है तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, सस्पेंडेड रहेगा। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन है, वाई इट इज़ ईजियर टू स्विम इन सी वाटर देन फ्रेश वाटर। हम सी वाटर में क्या है, ईजिली स्विम कर पाते हैं इन कंपैरिजन टू फ्रेश वाटर। तो ऐसा क्यों होता है, तो सी वाटर में क्या है, सी वाटर के अंदर क्या डिसॉल्व होता है, सोल्ट होता है, जिसकी वजह से वो क्या बना देता है, पानी को मोर डेंसर बना देता है देन रिवर वाटर। रिवर वाटर में तो साल्ट वगैरह नहीं होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, लाइटर होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सी वाटर। तो इसकी वजह से हम जो साल्ट का वाटर है या फिर सी वाटर है उसमें ईजिली स्विम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या है, इसने क्या बताया था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुली इमर्स्ड इन ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड द बायोंट फोर्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर क्या हो जाता है, सिंक होता है फुली या पार्शियली, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोंट फोर्स। जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है 6 kg का और ये क्या है, पानी में सिंक करते हैं हम, तो ये पानी में सिंक करेंगे तो कुछ पानी बाहर की तरफ गिरेगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या बताया, जो ये पानी बाहर की तरफ गिरा है, अगर हम उस पानी को मेज़र करते हैं तो इसका वेट किसके इक्वल होगा, जो ये ऑब्जेक्ट हमने जितना डाला इसका वेट जितना है इतना ही वेट इस पानी का होगा। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बताया था कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर सबमर्ज करवाते हैं तो इससे क्या होगा, जो पानी बाहर की तरफ डिस्प्लेस होगा उसका वेट किसके इक्वल होगा, जो ऑब्जेक्ट हमने पानी के अंदर डाला है उसके वेट के इक्वल होगा। और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा, वो क्या है, बायोंट फोर्स। सो जितना ज़्यादा पानी बाहर की तरफ गिरेगा उतना ज़्यादा बायोंट फोर्स इंक्रीज होगा। सो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बताया था। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। फर्स्ट एप्लीकेशन में सबमरीन है, सबमरीन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबमरीन क्या होता है, पानी के अंदर भी चली जाती है और वो ऊपर भी फ्लोट करती रहती है। तो ऐसा इसका रीज़न क्या है, ए सबमरीन फ्लोट और सिंक बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन इट्स टैंक। तो सबमरीन के अंदर क्या होते हैं, कुछ टैंक लगे होते हैं, अगर उसको पानी के अंदर जाना होता है तो वो क्या कर लेती है, उन टैंक्स में पानी को फिल कर लेती है, जिसकी वजह से उसका वेट इंक्रीज़ हो जाता है और वो पानी के अंदर सिंक हो जाती है। और लेकिन जब उसे पानी से बाहर आना होता है तो क्या करती है, जो उसने टैंक में पानी भरा था उनको बाहर की तरफ डिस्प्लेस कर देती है, जिसकी वजह से उसका वेट क्या हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा और वो दोबारा से पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाएगी। और उसके ऊपर जो बायोंट फोर्स लगेगा वो ग्रेटर होगा तब उसके वेट से। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून क्या होते हैं,
जैसे ये हॉट एयर बैलून है, इसके अंदर क्या करते हैं हम, एयर फिल करते हैं, ठीक है। जो एयर हम इसके अंदर फिल करते हैं वो क्या होती है, लाइटर होती है सराउंडिंग एयर से। इसकी वजह से क्या होता है, उस पर जो बायंट फोर्स है वो एक्ट करता है, वो ज़्यादा एक्ट करता है, उसके वेट ऑफ द बैलून से जो बायंट फोर्स होता है वो ग्रेटर होता है। व्हेन द एयर कूल, जब एयर कूल हो जाती है तो बैलून क्या हो जाता है, हैवियर हो जाता है, और उस पर जो बायंट फोर्स है डिक्रीज हो जाता है और वो सिंक होने लग जाता है, नीचे आने लग जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का यूज़ क्यों करते हैं हम, जो मिल्क है उसकी प्योरिटी को मेज़र करने के लिए हम लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। तो दीज टूल्स फ्लोट हायर इन डेंसर लिक्विड, डेंसर लिक्विड में ये हायर फ्लोट करते हैं। ये क्या करते हैं, डिस्प्लेस मोर लिक्विड, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लिक्विड को डिस्प्लेस कर देते हैं और इस पर बायंट फोर्स क्या करता है, ग्रेटली एक्ट करता है। डेंस लिक्विड में क्या करते हैं, दे फ्लोट लोअर, ये कम फ्लोट कर पाते हैं क्योंकि ये कम वाटर को क्या कर पाते हैं, डिस्प्लेस कर पाते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है शिप। शिप क्या करते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। तो ऐसा इसका रीज़न क्या है, क्योंकि शिप है उनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जिससे वो क्या कर सकते हैं, लार्ज वाटर को डिस्प्लेस कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करेंगे तो उनका बायंट फोर्स भी उन पर क्या होगा, ग्रेटर लगेगा इन कंपैरिजन टू उनके वेट ऑफ द शिप पे, जिसकी वजह से वो क्या करते रहते हैं, पानी पे फ्लोट करते रहते हैं। आगे टॉप 5 क्वेश्चन है, चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं और आप भी इनको सॉल्व कीजिएगा साथ साथ, और इनका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा आपके 5 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट जिसका वेट कितना है, 10 न्यूटन है, व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब हम उनको अर्थ के सरफेस पे मेज़र करते हैं तो उसका वेट कितना है, 10 न्यूटन है। लेकिन अगर हम मून के सरफेस पे उसको मेज़र करेंगे तब उसका वेट कितना होगा। तो क्या बताया था, मून के सरफेस पे वेट कितना हो जाता है, 1/6 या फिर g/6। तो 10/6 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 5/3, और 5/3 को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.66 न्यूटन। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, पढ़ी थी हमने, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if the mass of one body is double and the distance between two bodies half, so the gravitational force between them will become। so हमें इसमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है, और वो हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, F = G m1 × m2 और डिवाइड बाय r²। सो इसमें आपको यही फॉर्मूला लगाना है और इससे आपको निकालना है। इसमें हमें क्या करना है, एक बॉडी का मास है उसको तो डबल कर लेना है, मतलब 2m कर लेंगे उसको, और हम जो रेडियस लेते हैं उसको क्या कर लेना है, हाफ कर लेना है, r/2 कर लेना है। फिर वैल्यू पुट करके आप इसका आंसर निकालिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा सोल्व करके। वैसे मैं बता देती हूँ इसका आंसर 8 टाइम्स आएगा, आप सब निकाल के देखिएगा और बताइएगा आपका आंसर भी यही आया है या नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पीस ऑफ कॉर्क फ्लोट ऑन वाटर ड्यू टू बायंट फोर्स। एक लकड़ी का टुकड़ा है वो वाटर पे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है ड्यू टू बायंट फोर्स, क्योंकि उस पर क्या लग रहा है, बायंट फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ से। व्हाट हैपन्स इफ़ यू पुश इट फर्दर इनटू द वाटर। अगर आप इसको पानी के अंदर पुश करते हो तब क्या होगा, बायंट फोर्स इंक्रीज होगा या बायंट फोर्स डिक्रीज होगा, पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, या फिर बायंट फोर्स कांस्टेंट रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बायंट फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा अगर हम कोर को उसके अंदर इमर्ज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें प्रेशर के बारे में बता रखा है कि प्रेशर = फोर्स पर यूनिट एरिया। आप इसको पढ़िएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं वो सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
SI यूनिट ऑफ थ्रस्ट, SI यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या थी? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिव टू डिफरेंट एरिया ए एंड बी, दो डिफरेंट एरिया दिए हैं ए और बी, जहां ए का एरिया क्या है? बी से ज़्यादा है। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर ऑन ए एंड प्रेशर बी, तो आपको बताना है किस पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ए पे लगेगा या बी पे लगेगा। तो एरिया किसका ज़्यादा है? ए का ज़्यादा है। सो जिसका एरिया ज़्यादा होता है उस पर प्रेशर क्या लगता है? कम लगता है। और जिसका एरिया कम होता है उस पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो एरिया यहाँ पे किसका कम है? बी का एरिया कम है, तो प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? बी का, क्योंकि इसका एरिया क्या है? कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? SI यूनिट ऑफ प्रेशर, SI यूनिट प्रेशर की क्या होती है? पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड ऑन डिफरेंट एरिया आर डिफरेंट, सो ये ट्रू है या फॉल्स है? फोर्स का इफेक्ट क्या होगा ऑन द सेम मैग्नीट्यूड ऑन डिफरेंट एरिया आर डिफरेंट, सो ये ट्रू है या फॉल्स है? सो ये क्या है? ट्रू है। सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।